तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली अब हमारी जो टांग है वो ठीक हो चुकी है। नाउ आई कैन वॉक इजीली। ये देखिए, ये देखो मेरी वॉक देखो, सीमा वॉक। तो फाइनली भाई अब हमारी टांग ठीक हो चुकी है और उसी खुशी पे अब हमने वापस से थोड़ी थोड़ी सी बाइक चलाना भी शुरू कर दिया है। तो वापस से हमने इसका एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया है। मैंने इतना मिस किया मेरी बाइक को। नाइस, बस ये पार्ट इसकी जो आवाज़ आती है अच्छी नहीं लगती। खैर, सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट दी यामाहा FZS वर्जन 4। और भाई अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से कर लेना। हम 5000 सब्सक्राइबर से सिर्फ और सिर्फ 350-400 सब्सक्राइबर्स दूर है। तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हाइब्रिड का अपडेट। भाई अभी संडे को, आज डेट है, आज डेट क्या है, आज 18 तारीख है। हाँ आज 18 तारीख है। 20 तारीख को मैं जा रहा हूँ यामाहा के शोरूम। उस दिन मैं हाइब्रिड की वीडियो जरूर शूट करके आऊँगा। अगर उस डीलरशिप पे नहीं मिली तो मैं किसी भी और डीलरशिप पे जाऊँगा, पर लेकिन आपके लिए मैं हाइब्रिड की वीडियो जरूर लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलो भाई पहला सवाल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहला सवाल आता है आयुष सिंह 777 क्या भाई एक ही बाइक से कितना कंटेंट बनाएगा? पहली बात तो, और दूसरी चीज़ कि भाई देखो मैं नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, बट जो मेरी ऑडियंस है उसको FZS उसको यामाहा FZS वर्जन 4 से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो कुछ और देखते ही नहीं है। अभी मैंने न्यूज़ वाली वीडियो डालनी शुरू करी, उसके ऊपर कुछ ऐसा खास रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने अभी एक वीडियो डाली थी बाइक सेंटर 1 लाख, उसके ऊपर भी कुछ खास इतना रिस्पांस नहीं आया। तो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए अब हम इसी के ऊपर स्टिक रहेंगे, इसी से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, रिव्यूज़ बनाएंगे। तो ठीक है भाई, अब देखो मुझे जब तक रिस्पांस ढंग का नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है मैं उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंटेंट में अपना दिमाग नहीं मारूंगा। अब आपको FZS वर्जन 4 और इससे रिलेटेड वीडियोज़ पसंद है तो हम इसी से रिलेटेड बनाएंगे। बाकी मैं बीच बीच में एक आधा वीडियो डालता रहूँगा ये देखने के लिए कि हाँ भाई अब लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर वो चीज़ हम परमानेंटली बंद कर देंगे। भैया TVS रेडर वर्सेस Honda SP 125 में कौन सी बेस्ट है स्टाइलिश और माइलेज और सिटी राइड और लॉन्ग टर्म के लिए? भाई सीधा सीधा आग बंद करो, Honda SP 125 का बुकिंग अमाउंट दे के आओ, फुल पेमेंट करो और गाड़ी घर ले आओ। क्योंकि जो आपने कहा है स्टाइलिश, भाई पर्सनली रेडर से ज़्यादा बेटर लगती है SP 125। क्योंकि रेडर भाई सच मायने में बताऊँ, जो भी TVS फैन बॉय है या जिनके पास भी रेडर है, पहले मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो एक इकलौती गाड़ी है इस पूरी इंडियन जो टू व्हीलर मार्केट है जो कि सबसे भद्दी लगती है। क्योंकि वो आगे से देखने में मुझे पर्सनली कॉकरोच जैसी लगती है। कॉकरोच का मुंह अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे ना, और TVS रेडर जैसा लगता है। तो जिसके पास में भी है या जो TVS फैन बॉय है बहुत सीरियस वाले, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। बाकी अगर आपको गालियाँ लिखनी कमेंट में तो लिख दो, बट दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद में स्टाइलिश ऑब्वियसली SP 125, माइलेज SP 125, सिटी राइड SP 125 एंड लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली Honda SP 125। तो आप SP 125 लीजिए, दिस विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आपको TVS राइडर पसंद है तो गो फॉर इट। बाकी मैंने कभी चलाई नहीं है, बट देखने में वो बहुत गंदी लगती है। FZ हाइब्रिड और नॉर्मल FZ कौन सी बेस्ट रहेगी? प्लीज सजेस्ट करो ब्रदर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू लिव इन जयपुर। और भाई दोनों में से अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई एक्सपर्ट ओपिनियन तो FZS वर्जन 4 इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। अब उसका रीज़न ये है कि भाई जो हाइब्रिड है वो आपको 10 से 12 हज़ार, इवन किसी स्टेट में तो 14-15 हज़ार रुपये तक का फ़र्क है। अब 14-15, अब 10-15 के आसपास मान लेते हैं, हम मिडिल फिगर ले लेते हैं 12 हज़ार, ठीक है। आपको 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने हैं किसके लिए? एक TFT मीटर के लिए और एक हाइब्रिड इंजन के लिए, ठीक है, और साइलेंट स्टार्ट स्टॉप, वो सारी चीज़ों के लिए। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि भाई ये जो चालू होने की आवाज़ है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कोई अगर इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ देखा जाए तो ऐसा कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है कि भाई वो मेरी बाइक में से आवाज़ आ रही है चालू होने पे, शिट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द एलीट सोसाइटी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए साइलेंट स्टार्ट स्टॉप मेरे हिसाब से इज़ नॉट दैट ऑफ अ यूजफुल फीचर। दूसरी चीज़ TFT स्क्रीन की बात करें तो उसके अंदर आप जो एडिशनल एक यूजफुल चीज़ मिलती है वो है कि उसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है। बाकी वरना जो चीज़ वो दिखाती है सेम आपको ये स्क्रीन दिखाती है, और एक उसके अंदर नेविगेशन और वो एक म्यूजिक कंट्रोल वाला फीचर और आता है। तो वो मेरे हिसाब से दे आर नॉट दैट नेसेसरी। क्योंकि मोस्टली आजकल हर कोई या तो स्मार्ट वॉच पहनता है, नहीं तो फ़ोन तो होता ही है सब पे। तो अगर उसको गाना बदलना होगा या कुछ होगा तो वैसे ही चेंज कर लेगा। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट दैट यूज़फुल कि भाई उसके लिए आप बाइक के ऊपर अपना बजट 10 से 15 हज़ार रुपये इंक्रीज़ करो। और बात रही हाइब्रिड इंजन की, तो हाइब्रिड इंजन में भी भाई आपको माइलेज का इंक्रीज़ मिलेगा 5 से 7 kmpl। मतलब अगर इससे आप, अगर नॉर्मल बंदा है इससे अगर आप 55-56 का माइलेज निकालता है,
तो उससे आप 61-62, 61-62 तक का माइलेज निकाल लोगे। अगर आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि येस, आप 12-15 हज़ार रुपये और खर्च करके हाइब्रिड लो। बट अगर आपको एक बजट रेंज की गाड़ी चाहिए, मतलब यामा में, नॉट बजट के हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से देखा जाए तो महंगी है, बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप वर्जन 4 को लो इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड। बाकी हाइब्रिड इज ऑल्सो अ गुड व्हीकल, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे वर्जन 4 RPM लिमिट इज 11,000 बट इट डजंट गो बियॉन्ड 9,000 RPM। डज माई बाइक हैव एनी इशू और इट्स नॉर्मल? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज माई फ्रेंड हैज हीरो एक्सट्रीम 164V which can go around 10,000 RPM and their bike RPM limit is 11,000, same as FZS वर्जन 4। नहीं भाई, ये नॉर्मल सी चीज़ें थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि ज़्यादा RPM में क्या है, फिर इंजन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, लोड थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए ताकि आपका इंजन जो है सेफ रहे और ज़्यादा जल्दी आपका इंजन क्या कह सकते हैं, सीज ना हो, या ज़्यादा जल्दी आपका इंजन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सेफ्टी के लिए 9,000 RPM पे। बाकी वैसे तो मेरे हिसाब से 10 तक चली जाएगी भी, अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करके रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इतनी ऊपर जाना ही क्यों है। छोटे गियर्स पे तो बिल्कुल भी मत जाया करो, रिफाइनमेंट खराब हो जाएगी आपकी गाड़ी की। हाय, मेरी FZS वर्जन 4 में दिन में फर्स्ट टाइम कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, बट फिर 2 या 5 किलोमीटर ड्राइव कर लेता हूँ, देन होल्ड करके फिर 5 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ, तो अगेन RPM हाई हो जाता है, फिर से मुझे RPM सेट होने का वेट करना पड़ता है। तो क्या फिर RPM सेट करना है या डायरेक्ट ड्राइव कर सकता हूँ? भाई देखो, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा जब भी आपकी गाड़ी लंबे टाइम के बाद रुके फिर आप स्टार्ट करो, तब RPM सेट करो। बट अगर ऐसा है कि भाई आपने लगा लो 5-10 किलोमीटर ड्राइव किया फॉर एग्जांपल, और आप 2 मिनट के लिए आपने बंद करी, आप सामान लेके आए दुकान से और आपने वापस स्टार्ट करी, तब आपको वापस से उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंजन काफ़ी सेट होता है। और डिफॉल्ट वो होता है कि भाई थोड़ी हाई RPM पे स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, ताकि इंजेक्टर्स में प्रॉपर तरीके से फ्यूल जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, सारा सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा डिस्टेंस चला के आ रहे हो और हार्डली 2-3 मिनट के लिए आपने बाइक बंद की, इवन अगर 5-10 मिनट के लिए भी करिए ना, तो भी मैं आपको ये कहूँगा कि यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट और आप जा सकते हो। बट हाँ, अगर आप 15-20-25 मिनट तक बंद करिए तो मैं आपको कहूँगा कि तब तक आप फिर उसके बाद में जब आप ऑन करोगे तो आप RPM सेट कर लेना, क्योंकि तब तक इंजन क्या थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है ब्रो यू आर अ यामा फैन बॉय। नहीं, मुझे बस इससे प्यार है। बट हेल्प मी विथ अनबायस्ड आंसर प्लीज। भाई मैं अनबायस्ड ही देता हूँ यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई एम कॉलेज स्टूडेंट, आई नीड अ बाइक, फर्स्ट टाइम राइडर, आई ओनली हैव राइड स्कूटर, माई रिक्वायरमेंट्स और व्हाट आई वांट, गुड लुक्स ऑफ द बाइक, शुड हैव अ गुड रोड प्रेजेंस। भाई दोनों चीज़ें इसमें। कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड डेली चलाना है, और बिगनर हूँ, परफेक्ट फॉर बिगनर्स, लाइट वेट, गुड हैंडलिंग, गुड रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी, यस। उसके बाद में बट माई प्रॉब्लम इज़ पावर, एवरीवन सेज बहुत कम पावर है, फील्स लाइक 125 cc, 50-60% ट्रू। वो इशू लगता है ब्रो कभी ब्रो। बाकी आई लाइक FZ बट आई एम कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लेना MT है पर आउट ऑफ बजट है। भाई MT महंगी हो गई है यार। सो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन अपाचे RTR 164 भी। भाई मैं आपको अभी कहता हूँ इसको तो लिस्ट से ही हटा दो आप। फिर उसके बाद में N160 NS200 FZS वर्जन 4, ठीक है। भाई देखो NS200 मैं ये कहूँगा कि उसकी तरफ आप ना जाओ, क्योंकि उसके अंदर आपको माइलेज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको पावर बेटर चाहिए तो आपकी लिस्ट के हिसाब से आई वुड से द बेस्ट बाइक विल बी फॉर यू इज़ N160, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको पावर अच्छी मिलेगी, और उसका जो USD फोक वाला मॉडल है उसके अंदर आपको हैंडलिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी, और साथ ही उसकी जो रियर सस्पेंशन, उसका तो मैं फ़ैन हूँ भाई। N160 का रियर सस्पेंशन सबसे बढ़िया है इस पूरे सेगमेंट में। तो उसके अंदर N160 मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको इसकी पावर कम लगती है तो, ठीक है। दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। रिफाइनमेंट भी अब उसकी काफ़ी ठीक हो गई है। 6-7 हज़ार RPM पे अगर आप जाओगे तो आपको थोड़े से थाइज में वाइब्रेशंस फील होंगे, बट अब काफ़ी ठीक हो गई है। तो आई वुड सजेस्ट N160 अगर आपको इसकी पावर कम लगती है तो। प्रो, आई हैव 2 क्वेश्चन, आई ऑल्सो एन FZS वर्जन 4, माई बाइक फ्रंट ब्रेक समटाइम डजंट वर्क, आई कंप्लीटेड जस्ट 2800 किलोमीटर, सो शुड आई चेंज ब्रेक पैड्स और इज देयर एनी अदर इशू? भाई देखो ब्रेक पैड चेक करा लेना, क्योंकि किसी किसी के जल्दी घिसते हैं, किसी किसी के लेट घिसते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग। अगर आप एकदम से आप सिर्फ जो आपके फिजिकल ब्रेक्स है उनसे ही गाड़ी ब्रेक करते हो, आप इंजन ब्रेकिंग नहीं यूज़ करते, तो ब्रेक पैड आपके बहुत जल्दी घिसते हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोग 50-60 की स्पीड पे होते हैं, क्लच दबा के और दोनों ब्रेक दबा देंगे। अबे तुम्हारे इंजन ब्रेकिंग है आपके पास में, आप अपने ब्रेक पैड क्यों ख़राब कर रहे हो इतनी जल्दी? और इंजन ब्रेकिंग और जब आप आपके फिजिकल ब्रेक्स यूज़ करते हो तो आपको सबसे बेस्ट ब्रेक पावर मिलती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग आप कैसे ड्राइव करते हो। अगर आपकी ड्राइविंग ऐसी है कि भाई जैसी कोई भी सिचुएशन आई, आपने तुरंत क्लच दबा के आप सीधा ब्रेक दबा देते हो, तो आपके ब्रेक पैड घिस सकते हैं, तो वो चेंज करा लेना है। दूसरी चीज़, इनकी जो पिस्टन है ना, जो
इसको मतलब ब्रेक पैड को दबाता है और वो करता है। कभी कभी वो लूज़ हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ अलाइनमेंट एरर आ जाता है, तो एक बार आप वो सेट करा लोगे उसके बाद में भी दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ होती है, वैसे बहुत रेयर चांस है जब तक आपका रिजर्वर कैप नहीं खुलता, कि भाई जो इसका पाइप है ना उसके अंदर हवा आ जाती है, ठीक है, बीच में एयर बबल आ जाते हैं, उस वजह से भी प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं होती। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं, एक बार आप तीनों चेक करा लेना। सेकंड क्वेश्चन इज, मैं रियर सस्पेंशन फेल्ड लिटिल बिट स्टिफ, एनी सोल्यूशन फॉर दैट। भाई इसको सबसे लूज सेटिंग पे आप सेट करा लो, फिर आप 100-150 किलोमीटर चलाओगे फिर ठीक हो जाएगा। अभी मेरा काफ़ी ठीक हो गया है, वो जर्किंग मूवमेंट जो आती थी ना वो बंद हो गई है, तो वो चीज़ ठीक है, बट स्टिल उतना भी स्मूथ नहीं है जितना आपका N160 में मिलता है, बट अब पहले से काफ़ी बेटर हो गया। भैया मैंने FZS हाइब्रिड ले ली है, बताइए प्लीज़ उसमें लैमिनेशन वगैरह क्या क्या एसेसरीज लगवाऊँ। पहली बात तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बाइक, और इन बाइक की मेरे को DP याद है, बहुत टाइम से हमें हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड वेलकम टू द यामा फैमिली। तो देखो सबसे मेन एसेसरी PPF करवा लो, ठीक है। अभी इसका मैं PPF चेंज कराऊंगा क्योंकि वो भाई ने बोला था कि 1-1.5 साल के पीरियड में आपको चेंज कराना होता है। मैंने शायद 18 या 19 मार्च 2024 को कराया था, अभी हालांकि 18 अप्रैल हो गया है क्योंकि अब मेरी टांग टूटी थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया, बट अभी मैं कोशिश करूँगा अगले संडे चला जाऊँ उसका PPF चेंज कराने, ठीक है। तो मेन चीज़ PPF फर्स्ट। सेकेंड कि आपको ये रिजर्वर कैप लगाना है। एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई नहीं टूटता, देखो किसी भी दिन पैर लग सकता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे 2-3 बार लगा था, इसलिए मैंने ये लगवाया। तो एक तो आप PPF करवा लेना, एक ये, एंड PPF वाले से ही आप अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर लैमिनेशन करा लेना। मैंने भी उसी से करवाई थी, उन्होंने इसके ऊपर लगा दी थी, बढ़िया अभी तक चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1, 2, 3 ये 3 तो सबसे मेन है। बाकी नी पैड और हाँ एक ये जो आपका ये वाला टैंक पैड है, ये नी पैड तो मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़रूरी है, बट टैंक पैड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल्ट वगैरह होती है ना इसके प्लास्टिक वाले पार्ट पे लग जाती है, फिर वो सारे स्क्रैच पड़ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो ये उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरीज है PPF, आपका रियर रिजर्वायर गार्ड और एक ये टैंक पैड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी कराना चाहते हैं तो दैट इज टोटली योर चॉइस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई वंस अगेन। भाई साहब आप लोग जो आजकल रिव्यू बनाते हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करा करो, नहीं तो रिव्यू बनाना बंद कर दो। सॉरी भाई। आई एम टेलिंग यू, बजाज पल्सर N125 2025 गाड़ी मॉडल में हर एक फंक्शन लाइट इंडिकेटर ठीक है, एवरीथिंग एक चिप के साथ कनेक्ट। भाई साहब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त हर बाइक में आती है, इसको कहते हैं ECU, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट्स। ये आपको हर चीज़ में मिलेगी, 2 व्हीलर, स्कूटी, 4 व्हीलर, ट्रकों में, हर चीज़ हर गाड़ी में मिलती है वो। और मैंने हाँ ये कमेंट पहले पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली इन्होंने कहा कि वो ख़राब हो जाती है तो कुछ भी नहीं होता, और इनके साथ में शायद से कितनी 4-5 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। तो भाई थोड़ा सा देख के करना होता है, सीट खोल के पानी नहीं मार सकते। अब इसका भी ECU बस यहीं लगा हुआ है, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है नीचे, अगर उसमें पानी ठोक दूंगा ना इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो भाई इलेक्ट्रिकल आइटम है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अंदर कंपनी कुछ नहीं करेगी। अब आप कल को इसके सारे तार काट दो, कंपनी पे थोड़ी ब्लेम कर सकती हो भाई आपकी गाड़ी खराब है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल सामान है, नॉर्मल हर किसी को पता है, पानी जाता है तो खराब होती है चीज़ें, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका फ़ोन है गंदा होता है तो आप नॉर्मल स्प्रे से या कपड़े से साफ़ करते हो ना, कि उसको वो गोपी बहू की तरह सर्फ से रगड़ देते हो। नॉर्मल कपड़े से साफ़ करते हो ना। इलेक्ट्रिकल चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा प्यार से रखना पड़ता है ना, गुस्सा नहीं हो ना, मैंने थोड़ा ऐसा मतलब फनी वे में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मल चीज़ें हर गाड़ी में होता है ये। प्लीज़ भाई रिप्लाई यार, मेरे को हैज़ार्ड चाहिए था, अब FZS वर्जन 3 में तो X कनेक्ट आता है, यहाँ Y कनेक्ट जिसमें कोई फीचर नहीं है, X कनेक्ट में लगाया जा सकता है। अब बाहर का हैज़ार्ड लगाओ तो साला वारंटी का इशू रहता है। नहीं भाई कुछ ऐसे कनेक्टर्स आते हैं जो कि जिनके साथ में आपको प्रॉपर वायर मिलता है, जो कि जो इसका ब्लूटूथ वाला वायर है ना, तो इसका ब्लूटूथ का मॉड्यूल हट के वो लग जाएगा, तो आपको वायर कटिंग नहीं लगेगी, सिंपल कपलर वाला सिस्टम होगा, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। वारंटी वॉइड होती है मेनली जब आप वायर वगैरह कट कर देते हो। अब इसके अंदर क्योंकि कपलर में लग रहा है तो इसके अंदर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए सच। बाकी हाँ अगर वो सिस्टम ने आपका कुछ जला दिया तो फिर बात अलग है। सो यस यही एक चीज़ है, बाकी वैसे उनसे होता नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। एक फ्लैश एक्स करके आता है, एक जो मैंने देखा था, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक फ्लैश एक्स था और एक पता नहीं कौन सा था, उसका मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, पल्स करके कुछ था उसका, वो भी ऐसा ही था, वो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम था उसमें, तो वो भी बढ़िया है। कुड यू प्लीज टेक माई क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो, इज एनीवन फेसिंग चेन स्प्रॉकेट साउंड इन द FZS वर्जन 3 वर्जन 4? यार देखो शुरू में मतलब अभी जब इसकी चेन सूख गई थी ना तब आती थी, अब मुझे नहीं आती, क्योंकि भाई मेरे को तो आवाज़ ऐसा कभी फील नहीं होती। अभी बीच में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी क्योंकि मैं चला नहीं रहा था, मेरा भाई चला रहा था, तो वो ये इन सारी चीज़ों से तो उसको मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब है, तो वो बिल्कुल सूख गई थी।
तब ज़रूर आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने इसको लुब्रिकेट करा था सर्विस के बाद में घर आके, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा चेक कराना पड़ेगा यार। देयर इज़ अ कंसर्न ब्रदर, जैसे सेल्फ स्टार्ट अभी साइलेंट हो गया है और इंजन के अंदर मोटर से कनेक्टेड है, अगर वो ख़राब हुआ तो इंजन खोलना पड़ेगा ना? यस, और यूजुअली वो लॉन्ग टर्म के लिए चल जाएगा ना भाई, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन सेल्फ मोटरों से ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा बेटर और इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उसके अंदर आपको दिक्कत की बात नहीं है। अगर ख़राब होगा भी तो 7-8 साल बाद जाके, और वैसे देखो जनरली होती नहीं है ये चीज़ें ख़राब, क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इंजन के अंदर लगनी है ये। और इंजन एक बार खुला गाड़ी का मतलब फिर आपको भी पता है क्या होता है, फिर गड़बड़ हो जाती है अगर ढंग से ना बंदे। अदर बाइक्स में 2000 में ये इशू सॉल्व हो जाता है, पर आई डोंट नो इसमें कैसे होगा भाई। वैसे देखो प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर आपकी वारंटी के अंडर आती है तो फिर आप उसको अंडर वारंटी चेंज करा सकते हो, बाकी उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती नहीं है। Bro, I have ZS version 4, but the Yamaha lube oil which is recommended for this bike does not offer smoothness. Can I use MT15 recommended synthetic oil for better refinement? Yes bro, मैंने खुद इसके अंदर अभी MT15 का डलवाया है, क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर उसका मोटूल का वो सिंथेटिक डलवाया था, और उस दिन मैं लेके नहीं गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई मुझे एक्चुअल में मतलब नेसेसरीली मुझे चेंज करवाना पड़ेगा ऑयल। बट उन्होंने कहा कि भाई करवा लो, 6-7 महीने हो गए, तो मैं कर दो। तो मैंने उनको यही कहा था MT15 का डालना, तो वही डाला इन्होंने। देखो मोटूल और MT15 में मेरे को ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा, सारी चीज़ें सेम ही, अभी भी रिफाइनमेंट लेवल उतना ही है, पिकअप भी उतना ही है जितना उसके अंदर था, तो आप बेफिक्र होकर डलवा सकते हो। बट अगर आप इसके अंदर मिनरल यूज़ कर रहे हो, 10-15 हज़ार किलोमीटर आपने गाड़ी मिनरल पे चलाई है, तो एक बार इंजन फ्लश ज़रूर कर लेना, उसके बाद में ही आप सिंथेटिक डलवाना, ठीक है। विदाउट इंजन फ्लश इसके अंदर आप मत डलवाना, अगर आपने 10-15 हज़ार किलोमीटर चला लिए, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जब सिंथेटिक डाला था तब ये चली थी कुछ सिर्फ 1800 किलोमीटर, तो तब इंजन इतना चला नहीं था, इतनी अंदर जो डेबरी वगैरह जो गंदगी होती है ना, जो एकदम फ्लक्स चिपक जाता है इंजन ऑयल का, तो वो चीज़ नहीं थी इसके इंजन में ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी जल्दी वो डेवलप होती नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो अगर आपकी 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चली है तो प्लीज़ भाई इंजन फ्लश करवा के ही सिंथेटिक डलवाना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है इंजन में, ठीक है। 10 भी नहीं, मैं तो कहूँगा अगर आप 6-7 हज़ार किलोमीटर भी चल गई है ना मिनरल पे, तो भी करवा लेना एक बार। भैया अभी मैंने लिया है लेकिन TCS ऑफ हो जाता है, वो बोलते हैं कि प्लेट TCS वाली टेढ़ी है, उसकी वजह से इंजन लाइट भी चलती है, ये है क्या भाई? देखो TCS की अगर रिंग टेढ़ी हो जाएगी तो सेंसर ढंग से काम नहीं करेगा, तो आपकी लाइट आएगी। या तो आप वो प्लेट सीधी करवा लो, और अगर वो नहीं होती तो फिर आपको चेंज करवानी पड़ेगी। वो अगर आपकी अंडर वारंटी है तो देखो, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज है तो इसका आपको वारंटी में क्लेम नहीं हो पाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा इशू होता है जो कि जैसे इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं जिसको हम, कि भाई कंपनी की तरफ से ये चीज़ ख़राब आई है, तो वो चेंज हो जाती है। बट अगर ये बाद में बेंड हुई है तो फिर यार आप यू हैव टू पे फॉर इट। अगर आपकी अभी फ्री सर्विस बची है ना, तो किसी भी फ्री सर्विस के टाइम पे आप ये करवा लेना, अगर उनके पास में वो होगी तो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि उसके अंदर लेबर चार्ज नहीं होती, सिर्फ आपका जो कंपोनेंट डलता है उसी के पैसे लेते हैं वो, तो उसके अंदर आपकी थोड़ी सी कॉस्ट कट जाएगी। ओके सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना यार, शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू FZ या इन जनरल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अबाउट बाइक्स, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं हर कमेंट का आंसर ज़रूर करता हूँ। और भाई FZS हाइब्रिड की वीडियो जल्दी आ रही है, परसों जा रहा हूँ मैं संडे को शूट करने, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।